नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत यादव लाइफलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों? अपन अंकेक्षण कर रहे थे और अंकेक्षण का अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज अपन दूसरा टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं, अंकेक्षण कार्यक्रम और अंकेक्षण की प्रक्रिया। दोस्तों, समझना आसान है, आसान आसान बातें पूछता है यहाँ से। और ऑडिट में तो मैं आप अपने दिमाग से भी क्वेश्चन सोल्व करके आ सकते हैं वहां पे। तो अंकेक्षण में 25 में से 25 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। तो ज्यादा अंकेक्षण में मतलब कहने का मतलब ये है, मेहनत भी कम है, मैटर भी कम है और दिमाग से करने के भी क्वेश्चन पूछता है, कॉमन सेंस से। तो इस प्रकार से आप अंकेक्षण एक ऐसा टॉपिक है जो आपको प्लस में ले जाएगा। तो अंकेक्षण का आज अपन दूसरा टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। एक टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, एक एक पेज का साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलें। पेज नंबर 1 है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर दोस्तों मैं एक एक बात समझाता हूं। दोस्तों, अंकेक्षण नियोजन, अंकेक्षण नियोजन का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, अंकेक्षण नियोजन एक क्या है? प्लानिंग है। इसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं दोस्तों? प्लानिंग कहते हैं। अपन जीवन में बहुत बार समय समय पर प्लानिंग करते हैं। अब आप जूनियर अकाउंटेंट की सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सबने जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी को, सिलेबस को, पाठ्यक्रम को किस प्रकार से पूरा करना है उसकी आपने पूरी प्लानिंग कर रखी होगी। अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आपको ऑडिट पढ़ने के लिए भी प्लानिंग की हो गई कि कितना समय कब दूंगा, किस समय पे मैं हिंदी पढ़ूंगा, किस समय मैं ऑडिट पढ़ूंगा, किस समय में मैं अकाउंटिंग पढ़ूंगा, किस समय बीओ पढ़ूंगा, किस समय मैथ पढ़ूंगा, किस समय कंप्यूटर पढ़ूंगा। इस प्रकार से दोनों पेपर को बैलेंस करते हुए आपने अंक सॉरी प्लानिंग की होगी। तो दोस्तों, कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो अपन उसका पहले प्लान तैयार करते हैं। और प्लान तैयार किस आधार पे करते हैं दोस्तों? जैसे आपने प्लानिंग की तो आपने आपके सिलेबस के आधार पे की होगी, आपकी आपको कितना मैटर पढ़ना है और कितना समय है, इन बातों के आधार पे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अंकेक्षक को भी क्या करनी होती है? कार्य प्रारंभ करने से अपना जांच का कार्य, वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करने के कार्य करने से पहले, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने से पहले, सबसे पहले उसको जो कोई कार्य करना होता है तो अंकेक्षण प्लानिंग होती है। दोस्तों, आपने तैयारी शुरू करने से पहले ही प्लानिंग करते हो ना? ऐसा थोड़ी है कि आधी तैयारी करने के बाद प्लानिंग। प्लानिंग दोस्तों तैयारी प्रारंभ करने से पहले की जाती है। तो दोस्तों, अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले क्या की जाती है? प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग किस आधार पे की जाती है? आप दोस्तों आपकी तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हो। आपको कितना समय मिलने वाला है, कितना सिलेबस है, कितने सब्जेक्ट हैं, इन सब बातों को ध्यान में रख के आपके जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस को, आपके जूनियर अकाउंटेंट के टॉपिक्स को ध्यान में रख के आपने प्लानिंग की होगी। तो दोस्तों, एक अंकेक्षण होता है वो प्लानिंग व्यवसाय के ज्ञान के आधार पर करेगा कि उस व्यवसाय की ज्ञान के आधार पर किया जाएगा। वो प्लानिंग कैसे करेगा कि व्यवसाय कितना आकार है, आपने आपके सिलेबस के आकार के आधार पर तय प्लानिंग की होगी। दोस्तों, इसी प्रकार प्रकृति के आधार पर व्यवसाय की प्रकृति, कैसा व्यवसाय करता है, व्यवसाय मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय है, प्रोडक्शन का व्यवसाय है, या फिर क्रय विक्रय से संबंधित व्यवसाय है, या फिर सेवा से संबंधित व्यवसाय है, जैसे होटल व्यवसाय है, कोई हॉस्पिटल व्यवसाय, ये सेवा से संबंधित, एयरलाइंस व्यवसाय है, ये सेवा से संबंधित है। तो व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है अंकेक्षण की प्लानिंग करते समय। व्यवसाय के आकार को ध्यान में रखेगा, मतलब कि व्यवसाय के संबंध में जानकारी प्राप्त करके कि किस प्रकार का व्यवसाय है, किस प्रकार की प्रकृति का है, कितना बड़ा व्यवसाय है, लेखांकन की कौन सी विधियों और रीतियों का प्रयोग किया गया, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कैसी है वहां की, अगर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मजबूत है, कैसी है, मजबूत है, तो दोस्तों अंकेक्षक को जोर नहीं आएगा ज्यादा। अंकेक्षण मोटी मोटी महत्वपूर्ण मदों को चेक करके अपनी रिपोर्ट दे सकता है। अगर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उनका कमजोर है कि कोई भी गड़बड़ कर दे तो पता नहीं लगता उनके अधिकारियों को स्वयं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में एक एक मद को चेक करना होगा, एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करना होगा तो ऑडिटर को, तो इसलिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कैसी है ये देखा जाएगा।
तो दोस्तों अंकेक्षण नियोजन, अंकेक्षण इनकी यानी कि प्लानिंग, अंकेक्षण कार्य करने से पहले अंकेक्षक को क्या करनी होती है, अंकेक्षण प्लानिंग करनी होती है। अंकेक्षण प्लानिंग व्यवसाय के ज्ञान प्राप्त करके व्यवसाय के आधार पर की जाती है। आकार, प्रकृति, लेखांकन, नियंत्रण, आंतरिक प्रणाली आदि के आधार पर की जाती है प्लानिंग। अब अंकेक्षण प्लानिंग दोस्तों ये कब किस लिए की जाती है, क्यों करते हैं दोस्तों? आप सिलेबस, आप जो प्लानिंग करते हो, तैयारी करने के लिए पहले प्लान तैयार करते हो कि मैं किस प्रकार से अपना सिलेबस पढ़ूंगा, किस प्रकार से मैं अपनी तैयारी करूंगा, अधिकतम स्कोर हो उसके, किस टॉपिक को मैं अधिक समय दूंगा, किस प्रकार से। तो ये जो पूरी प्लानिंग करते हैं आप किस लिए करते हैं दोस्तों? कि आप इफेक्टिव रूप से काम कर पाए। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पूरी प्लानिंग कर रखी है कि इतने दिन एग्जाम में है तो इतने दिन मेरे को ये पढ़ना है, इस प्रकार से पढ़ना है। तो दोस्तों आप वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि आप इफेक्टिव रूप से, प्रभावी रूप से आप क्या कर पाए, तैयारी कर पाए। तो दोस्तों प्रभावी तरीके से अंकेक्षण कार्य हो सके, इसलिए ऑडिटर भी अंकेक्षण प्लानिंग करता है, समय पर पूरा हो सके। दोस्तों आप प्लानिंग करते हैं तो समय के अनुसार करते हैं ना, समय को भी ध्यान में रखते हैं। अगर जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में मान लो 45 दिन है तो दोस्तों 45 दिन में के समय को डिवाइड करके ही आप प्लानिंग करते हैं कि इस प्रकार से मैं इस 45 दिन में तैयारी करूंगा, सिलेबस को ध्यान में रख के। तो दोस्तों समय पर पूरा काम हो सके। आप दिनों को ध्यान में क्यों रखते हो? अपनी तैयारी की प्लानिंग करते समय जूनियर अकाउंटेंट की मान लो तैयारी कर रहे हैं तो आप समय को भी तो ध्यान में रखते हैं। तो समय को ध्यान में क्यों रखते हैं? क्योंकि दोस्तों कार्य समय पर पूरा करना है इसलिए, और प्रभावी तरीके से कार्य हो सके इसलिए आप प्लानिंग करते हो। इसी प्रकार से अंकेक्षक भी प्लानिंग इसीलिए करता है। दोस्तों प्लानिंग निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर प्रक्रिया कैसी है दोस्तों? पहले आपने मान लो 60 दिन थे एग्जाम में तो आपने 60 दिन पहले प्लानिंग प्रारंभिक तो उस हिसाब से तैयारी कर रहे थे, फिर 45 दिन बचे, फिर आप अपनी प्लानिंग में क्या करते हो, चेंजमेंट करते हो, समय के अनुसार चेंजमेंट करते हो। तो दोस्तों निरंतर प्रक्रिया है चलने वाली। अंकेक्षण कार्य प्रारंभ होने से पहले प्रारंभ होती है, ये सबको पता है। आपने भी तैयारी प्रारंभ करने से पहले पूरा प्लान तैयार किया होगा। तो दोस्तों कार्य प्रारंभ करने से पहले प्लान तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग तैयारी की जाती है। आवश्यकता अनुसार बदलाव भी किया जाता है। तो दोस्तों ये बातें हुई अंकेक्षण प्लानिंग के संबंध में। अब दोस्तों नया अंकेक्षण, मान लो किसी नई संस्था का अंकेक्षण करना है तो संस्था से संबंधित सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र और अंकेक्षण का प्रकार। दोस्तों वैधानिक अंकेक्षण है तो कार्य क्षेत्र निर्धारित कहाँ से होगा? कंपनी अधिनियम के अनुसार मान लीजिए वैधानिक अंकेक्षण करवा रहा है तो वैधानिक अंकेक्षण में कार्य क्षेत्र भी निर्धारण कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग होगा। मान लो आंतरिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है तो दोस्तों कौन निर्धारित करेगा? कार्य क्षेत्र दोस्तों अंकेक्षक के साथ मिलकर के संस्था का मालिक निर्धारित करेगा कि हमें तो साहब ये चीजें चेक करवानी है, कहीं कोई गड़बड़ करके कर्मचारी तो नहीं खा रहे हैं, नीचे के कंपनी के मालिक करवाएंगे। तो दोस्तों इससे कार्य क्षेत्र अंकेक्षण के प्रकार निर्धारित किया जाएगा। व्यवसाय की प्रकृति कैसी है? पिछले वर्षों को दोस्तों लाभ हानि खाता और चिट्ठा जो होता है उसको आधार माना जाता है अंकेक्षण कार्य में। अब जैसे ही पिछले वर्ष की लाभ हानि खाते को देख के उसके तुलनात्मक रूप से अब के लाभ हानि खाते को चेक किया जाएगा। पिछले बार चिट्ठा होता है, इसमें क्या होते हैं? संपत्ति दे रखी होती है। चिट्ठे में क्या होती है? संपत्ति, सॉरी चिट्ठे में क्या दे रखी होती है? संपत्ति और दायित्व दे रखे होते हैं। तो दोस्तों संपत्ति दी रखी होती है तो आप जैसे संपत्ति में क्या क्या दे रखा होता है? फर्नीचर, मशीन, फर्नीचर दे रखा होता है, मशीन दे रखी होती है। इस प्रकार से नगद कितना है, व्यवसाय में, ये सब चीजें। तो दोस्तों पिछले साल के अंत में जो चिट्ठा बना था, जो बैलेंस शीट बनी थी, उसमें संपत्ति और दायित्व दे रखे थे। तो इस साल में जो संपत्ति खरीदी उसकी ट्रांजैक्शन खातों में चेक करेगा। फिर उस संपत्ति बढ़ी या घटी, कोई संपत्ति बेची तो उसको घटाएगा इस पिछले साल के चिट्ठे की संपत्ति में से, और फिर देखेगा कि कितनी संपत्ति बची है। वास्तव में जो इस साल के खाते हैं, इस साल की बैलेंस शीट है, चिट्ठा है, उसमें जो बचती है वही दिखा रखी है या कुछ अलग दिखा रखी है। तो इस प्रकार से चेकिंग करने के लिए पिछले वर्ष का लाभ हानि खाता और चिट्ठे को भी देखेगा।
तो दोस्तों ये हुआ अपनी कुछ पॉइंट्स। अब मैं आपको फेयर स्लाइड्स के ऊपर लेके चलता हूं। अब यहाँ अपन अब अपन ने समझी है ये बातें, इनका अपन रिवीजन भी करेंगे साथ साथ, और स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। पेज नंबर 1 है ये, स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 2, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों पेज नंबर 1 देखना, अंकेक्षण कार्यक्रम प्रक्रिया, अंकेक्षण प्लानिंग, ऑडिट नियोजन कहते हैं, अंकेक्षण नियोजन कहते हैं, ऑडिट प्लानिंग कहते हैं। दोस्तों अंकेक्षण व्यवसाय के ज्ञान प्राप्ति के आधार पर प्लानिंग करता है, बिल्कुल सही बात है। आप भी आपके सिलेबस के आधार पर, आपके समय के आधार पर कर रहे हो, इसी प्रकार वो भी पूरे व्यवसाय का ज्ञान के आधार पर। आप जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस के आधार पर तो तैयारी कर रहे हो, आरएस के सिलेबस के आधार पर थोड़ी कर रहे हो। तो जिस व्यवसाय का अंकेक्षण करना है, उस व्यवसाय का ज्ञान प्राप्त करके उस व्यवसाय के आधार पर ही अंकेक्षण की प्लानिंग की जाती है, ये अपन ने समझा। दूसरा, अंकेक्षण प्लानिंग अंकेक्षण कार्य को प्रभावी तरीके से और समय पूरा करने के लिए किया जाता है। तो ये भी अपन ने अभी समझा था कि अंकेक्षण ऑडिट प्लानिंग क्यों की जाती है। दोस्तों अंकेक्षण का कार्य प्रभावी रूप से हो, इफेक्टिव रूप से हो और समय पर पूरा हो जाए, इसीलिए तो अपन प्लानिंग करते हैं। तो दोस्तों ये हुआ तो दूसरा। ऑडिट प्लानिंग निरंतर प्रक्रिया है दोस्तों, निरंतर चलती रहती है। जितना समय बचता जाएगा, जितना काम होता जाएगा, उसके आगे के लिए प्लानिंग चलती रहेगी। तो ये निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन ये प्रारंभ कब होती है दोस्तों? अंकेक्षण प्रारंभ होने से पहले शुरू होती है और आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जाता है। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने, अंकेक्षण नियोजन, ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग व्यवसाय के ज्ञान प्राप्ति के आधार पर की जाती है। अंकेक्षण प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग अंकेक्षण कार्य को प्रभावी तरीके से और समय पर पूरा करने के लिए की जाती है। अंकेक्षण प्लानिंग निरंतर प्रक्रिया है। ऑडिट प्लानिंग अंकेक्षण प्रारंभ होने से पहले प्रारंभ होता है और आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव किए जाते हैं। अब दोस्तों अंकेक्षण प्लान, जब कोई अंकेक्षक किसी संस्था का नया ऑडिट प्रारंभ करता है, कैसा ऑडिट प्रारंभ करता है? नया ऑडिट, तो संस्था से संबंधित निम्न जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। तो दोस्तों कार्यक्षेत्र, वैधानिक अंकेक्षण में कार्यक्षेत्र विधान द्वारा निर्धारित होता है। दोस्तों वैधानिक अंकेक्षण होता है तो वो कानून के अनुसार करवाया जाना आवश्यक होता है। तो उसमें कानून में ये भी दे रखा होता है कि इस अंकेक्षण में किस संबंध में क्या रिपोर्ट देनी है। तो दोस्तों निजी क्षेत्र से में समझौते द्वारा निर्धारित होता है। ये कार्य क्षेत्र की अपन ने बात कर ली। व्यवसायी संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अंकेक्षण प्लानिंग प्रकृति कैसी है, व्यवसाय की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, संस्था पर लागू होने वाले नियम कौन से हैं, पिछले वर्ष का लाभ हानि खाता कैसा क्या दिखा रहा है, पिछले वर्ष आर्थिक स्थिति वित्तीय विवरण क्या दिखा रहा है, संपत्तियों को जिसमें दिखाया जाता है आर्थिक स्थिति किस में पता लगती है, वित्तीय विवरण में, चिट्ठा में, तो चिट्ठा क्या स्थिति दिखा रहा है, उसके आधार पर तुलना करके ही चेक किया जाता है। तो इनको भी देखा जाता है अंकेक्षण प्लानिंग करने से पहले। अब दोस्तों ये कॉलर ने एक परिभाषा दी है अंकेक्षण ऑडिट प्रोग्राम की, ये बाद में देखेंगे। पहले अब ये पेज नंबर 3 है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अन्य जानकारी, अंकेक्षण प्राप्त करेगा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी चेक करेगा। अब अंकेक्षण कार्यक्रम दोस्तों, ऑडिट प्रोग्राम, अंकेक्षण के लिए अपन ने प्लानिंग कर ली, तो अब ऑडिट प्रोग्राम तैयार करेंगे। तो दोस्तों अंकेक्षण प्लानिंग में तो सिर्फ ये तय किया जाता है कब कब कितना कार्य किस हिसाब से किया जाना है। ठीक है दोस्तों, व्यवसाय की स्थिति क्या है, कैसी विधि को उपयोग किया गया है, व्यवसाय की प्रकृति क्या है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कैसी है, इनके आधार पर तय किया जाता है कि अपने को मदों को डिटेल में चेक करना है या नहीं करना है, व्यवसाय की प्रकृति कैसा है, खाते कितने बड़े हैं, कितनी अधिक ट्रांजैक्शंस है, तो किस प्रकार चेक किया जाना है। अब अंकेक्षण कार्यक्रम में पूरा डिटेल से एक एक चीज के लिए कार्यक्रम बनाते हैं, तो योजना बनाते हैं पूरी। अब अंकेक्षण कार्यक्रम शब्द को मैं समझाने से पहले आपको वापस से वहीं लेके चलता हूं। दोस्तों आपका मान लो आपका पाठ्यक्रम है, पहले आप क्या करते हैं, प्लानिंग किस प्रकार करेंगे। मान लीजिए 45 दिन है एग्जाम में, तो प्लानिंग किस प्रकार से करेंगे। आपके सब्जेक्ट कितने दे रखे हैं, टॉपिक 12 हैं अपने,
इस प्रकार से आपके 12 टॉप सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों जो 12 सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर जीके, ये 4 हो गए पहले पेपर में। 5वां गणित, और छठा छठा कौन सा सब्जेक्ट रह गया पहले पेपर में दोस्तों? हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस। 6 सब्जेक्ट हो गए, 6 सेकंड पेपर के हो गए। तो दोस्तों ये 6 6 12 सब्जेक्ट हो गए। तो आप प्लानिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? मान लीजिए आप दिन में 8 घंटे पढ़ेंगे, तो दोस्तों 3 घंटा पहले पेपर को देंगे, 3 घंटा सेकंड पेपर को देंगे। आप इस प्रकार से प्लानिंग करेंगे। फिर जब दोस्तों ये तो हो गई आपकी प्लानिंग और किस प्रकार से करेंगे, फिर इसमें अब जब आप डिटेल में जब आप डिटेल में क्या करेंगे, चेक करेंगे। डिटेल कैसे चेक करेंगे, डिटेल में कैसे तय करेंगे कि दोस्तों 3 घंटे में जब मैं पहला पेपर पढ़ूंगा तो कौन सा टॉपिक, एक एक टॉपिक पर प्लानिंग करेंगे। जैसे आप एक एक टॉपिक पर प्लानिंग करेंगे कि मैं कौन सा टॉपिक, कि मैं कौन से टॉपिक को कितना समय दूंगा और कौन से टॉपिक में कितना मैटर पढ़ूंगा। ये पूरा डिटेल में जब आप तैयार कर रहे हैं तो ये ऑडिट प्रोग्राम हो गया, ये आपका प्रोग्राम हो गया और ये प्लानिंग थी आपकी। तो दोस्तों जो पूरा डिटेल में प्रक्रिया की कितना समय किस कार्यों को दिया जाएगा, कौन सा कार्य कब किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, ये पूरी प्रक्रिया निर्धारित ऑडिट प्रोग्राम में होती है। दोस्तों अब अंकेक्षण कार्यक्रम ऑडिट प्रोग्राम, यह संपूर्ण ऑडिट प्रोसेस को अपनाने का क्रमबद्ध लिखित योजना है दोस्तों। ऑडिट प्रोग्राम प्रोसेस क्या है दोस्तों? यह अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है समझना, यह संपूर्ण ऑडिट प्रोसेस को अपनाने की क्रमबद्ध लिखित योजना है। अपन यहां से समझना अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है दोस्तों। अंकेक्षण कार्यक्रम संपूर्ण ऑडिट प्रक्रिया, अंकेक्षण के अंतर्गत जो पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे वाउचिंग किया जाता है, प्रमाणन, पहले सूचना इकट्ठी की जाती है व्यवसाय के संबंध में, फिर प्रमाणन का कार्य किया जाता है, वाउचिंग का कार्य ऑडिट की प्रक्रिया में, अंकेक्षण प्रक्रिया में, फिर इसके बाद में वेरिफिकेशन किया जाता है, भौतिक सत्यापन, फिर इसके बाद में क्या किया जाता है, रिपोर्ट, विस्तृत जांच, फिर रिपोर्ट तैयार की जाती है। ऐसे पूरी अंकेक्षण की एक प्रक्रिया है और उस अंकेक्षण की पूरी प्रक्रिया को क्या किया जाता है, अंकेक्षण कार्यक्रम में अंकेक्षण की पूरी प्रक्रिया को अपनाने की क्रमबद्ध लिखित योजना या प्रक्रिया है दोस्तों। अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है? लिखित योजना है। इसमें लिख के ही तो बनाते हैं अपन प्लानिंग, बिना लिखे बनाएंगे तो अपने को बहुत सारी बातें होंगी जो अंकेक्षण कार्यक्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम तैयार होता है। आपका प्लानिंग जो तैयार करते हो, एक एक सिलेबस की एक एक टॉपिक को पढ़ने में कितना समय देना है, किस बुक से कौन सा पढ़ना है, ये तय करते हो तो आपको याद थोड़ी रहेगा। तो आप लिख के प्लानिंग करते हैं तो अंकेक्षण कार्यक्रम लिखित योजना है। एक बात समझ गए। दूसरी, संपूर्ण ऑडिट प्रक्रिया को अपनाने की क्रमबद्ध है। इसमें क्रम से कौन कौन सा कार्य कब कब किया जाना है, ये पूरे क्रमबद्ध प्रक्रिया एक क्रम से लिखा जाता है अंकेक्षण कार्यक्रम में। अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार कौन करेगा दोस्तों? आप अपनी प्लानिंग, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी के प्लानिंग आप कर रहे हैं क्योंकि आपको जूनियर अकाउंटेंट बनना है। तो अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार कौन करेगा? ऑडिटर तैयार करेगा, सीए तैयार करेगा, जिसको ये अंकेक्षण कार्य करना है। तो अंकेक्षण कार्यक्रम आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अंकेक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो दोस्तों ऑडिटर के द्वारा तैयार किया जाता है, अंकेक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसको अंकेक्षण कार्य करना है। अधीनस्थों को समझाया जाता है। अब मान लो अंकेक्षक है, किसी संस्था का ऑडिट करने के लिए, किसी संस्था के अंकेक्षण करने के लिए मान लो एक सीए है दोस्तों, वो अपने नीचे क्या कर रखता है? कर्मचारी रखता है। अंकेक्षण कार्य अकेला करेगा तो साल भर में एक संस्था का ही अंकेक्षण कर पाएगा। तो दोस्तों अधिक से अधिक वो कार्य कर पाए और उसके कार्य में सहयोग करने के लिए अपने अधीनस्थ रखता है, कर्मचारी रखता है नीचे। जिस प्रकार डॉक्टर अपने नीचे छोटे डॉक्टर रखता है, इसी प्रकार सीए अपने नीचे
प्रैक्टिस करने वाले प्रैक्टिशियन चार्टर्ड अकाउंटेंट रखता है, या फिर अपन कहें इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट रखता है, या फिर अपन कहें कि कर्मचारी रखता है, तो एक ही बात है, जो इसके कार्य में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जिनको नॉलेज होता है लेकिन सीए से कम नॉलेज होता है, तो वो इसके नीचे कार्य करते हैं, फिर वो धीरे धीरे सीखते रहते हैं, उनको कार्य सौंपा जाता है, फिर ताकि सीए का काम आसान हो जाता है, सहयोग मिल जाता है। तो दोस्तों कर्मचारी हैं ये एक सीए के नीचे। अब अंकेक्षण कार्य का दायित्व ले लिया एक सीए ने, तो ये अपने कर्मचारियों को टीम लेके जाएगा कहाँ पे, जिस संस्था का क्या करना है, अंकेक्षण करना है, जिस संस्था का अंकेक्षण करना है वो टीम लेकर के कहाँ जाएगा, सीए वहां पे जाएगा, अपने पूरे कर्मचारियों को लेके जाएगा। फिर इन पूरे कर्मचारियों से क्या करेगा, सीए क्या करेगा, टीम लेकर के जाएगा, तो दोस्तों अपने इन कर्मचारियों को कार्य बांटेगा। किस कर्मचारी को क्या, तो इनको अपना ऑडिट प्रोग्राम अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण कार्यक्रम समझाएगा, पूरा कार्यक्रम के किस व्यक्ति के द्वारा कब कौन सा कार्य किया जाना है, इनको पूरा समझाएगा, तभी तो ये कार्य में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। तो इसको ऑडिट प्रोग्राम समझाया जाता है अधीनस्थों को। तो दोस्तों अंकेक्षण कार्यक्रम दोबारा से समझना, एक एक पॉइंट 2 सेकंड में दोबारा से लेके चल रहा हूं। अंकेक्षण कार्यक्रम संपूर्ण ऑडिट प्रक्रिया को अपनाने के लिए क्रमबद्ध लिखित योजना है। ठीक है दोस्तों, अंकेक्षण कार्यक्रम कौन करता है, तैयार ऑडिटर करेगा, अंकेक्षक करेगा, सीए जो ऑडिटर, अधीनस्थों को समझाया जाएगा तभी तो वो कार्य करेंगे। अनिवार्य नहीं है दोस्तों, ये अनिवार्य थोड़ी है भाई, ऑडिटर को कार्य दे दिया गया, वो अंकेक्षण चाहे ऑडिट प्रोग्राम बना के करे, चाहे प्लानिंग करके करे, चाहे बिना प्लानिंग करे, काम उसका है, कैसे भी करे, तो ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन अंकेक्षण के लिए आवश्यक होता है, उसकी मदद करता है। अंकेक्षण कार्यक्रम कर्मचारी हैं जो अधीनस्थ, उनको बार बार समझाना पड़ेगा। अगर अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार नहीं करेगा तो सीए को बार बार उनको काम सौंपना पड़ेगा। लेकिन अगर अंकेक्षण कार्यक्रम तय कर दिया और प्रत्येक व्यक्ति को बता दिया कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये सभी को अलग अलग कार्य बता दिया, तो उनको बार बार कार्य सौंपने की और बताने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अंकेक्षण कार्यक्रम अंकेक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है, वैसे अनिवार्य नहीं है, कानून की कोई बाध्यता नहीं है। इसमें सत्यापित की जाने वाली मदों की सूची होती है। ये सत्यापन क्या होता है दोस्तों, ये सत्यापन होता है जैसे 50,000 की मशीनरी दिखा रखी है, स्टॉक में 50,000 की मशीनरी दिखा रखी है, कि हमारे पास कंपनी ने अपने खातों में चिट्ठे में दिखा रखी है कि 50,000 की मशीनरी के रूप में संपत्ति है। तो दोस्तों ये सत्यापन में कर्मचारी क्या करेगा, सीए जाएगा, देखेगा वास्तव में मशीन है या नहीं है, झूठ मूठ में तो कागजों में नहीं दिखा रखी है। तो दोस्तों ये सत्यापन का कार्य किया जाने वाली मदों की सूची भी अंकेक्षण प्रोग्राम में लिखी जाती है। अब अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है दोस्तों, एक रूपरेखा हो गई। अब आप समझ गए होंगे ये रूपरेखा किस किस प्रकार से, इसमें पूरी प्रक्रिया को तय कर दिया जाता है, कौन सा कार्य किसके द्वारा कब कब किया जाना है। तो ये रूपरेखा हो गई। अपने सहयोगियों का मार्गदर्शन, ऑडिट प्रोग्राम समझा दिया, नीचे अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं सीए के नीचे, उनको अंकेक्षण का कार्यक्रम समझा दिया कि इस प्रकार से ये कार्य इस समय पे किया जाना है, इस प्रकार से चेक करना है, और ये व्यक्ति ये चेक करेगा। एक बार ऑडिट कार्यक्रम समझा दिया तो उनके लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा ये अंकेक्षण कार्यक्रम। अंकेक्षण कार्यक्रम की अब विशेषताएं क्या है, अंकेक्षक द्वारा तैयार किया जाता है, ये अपन अब दोबारा आ गया। सभी कार्यों को स्पष्ट विवरण होता है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है किस प्रकार के अंकेक्षण में क्या क्या कार्य किए जाने हैं। स्टाफ का दायित्व निर्धारण होता है, कार्य सौंप दिया जाता है, ये कार्य आपका, ये आपका, तो उन कार्यों के लिए वही स्टाफ का व्यक्ति जिम्मेवार होता है जिसको जो कार्य सौंपा गया है। कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस का समावेश होता है दोस्तों, लोचशील होता है। अंकेक्षण कार्यक्रम में मान लो एक कर्मचारी बीमार हो गया, तो दोस्तों ऐसा थोड़ी है उसका काम वो आएगा तभी करेगा। तो दोस्तों अंकेक्षण कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा और इसका कार्य भी किसी अन्य कर्मचारी को सौंपा जाएगा या सीए स्वयं करेगा। तो दोस्तों ये अंकेक्षण कार्यक्रम में समय समय पर लोचशीलता होनी चाहिए ताकि उसमें परिवर्तन किया जा सके। अब दोस्तों अंकेक्षण कार्यक्रम आपको समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं। आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने, सीधे शब्दों में बताऊं तो अंकेक्षण कार्यक्रम एक प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया होती है। योजना है, लिखित में होता है। अंकेक्षण कार्यक्रम ऑडिटर तैयार करता है, अधीनस्थों को समझाया जाता है, अनिवार्य नहीं होता है लेकिन अंकेक्षक के लिए आवश्यक होता है। संपत्तियों के सत्यापन के लिए सूची होती है इसमें।
अंकेक्षण कार्यक्रम एक रूपरेखा है, ये आप अपने कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, अपने सहयोगियों का मार्गदर्शन करता है। अंकेक्षण कार्यक्रम की विशेषताएं क्या है? अंकेक्षक द्वारा तैयार होता है, सभी कार्यों का स्पष्ट विवरण होता है, स्टाफ का दायित्व निर्धारित होता है, कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस का समावेश होता है, लोचशीलता होती है, इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। अंकेक्षण कार्यक्रम के अब लाभ भी होंगे दोस्तों। ऑडिट प्रोग्राम पहले से बना के कोई चलते हैं तो उसके लाभ भी होते हैं, कोई फायदे भी होते हैं। तो कर्मचारियों को योग्यता के अनुसार कार्य, दोस्तों अंकेक्षण प्रोग्राम तय कर लिया, जिन कर्मचारियों को अच्छी नॉलेज है उनको क्या कर दिया जाए, भौतिक सत्यापन दे दिया जाए, पीएनएल अकाउंट की चेक करने के लिए दे दिया जाएगा, चिट्ठा चेक करने के लिए दिया जाएगा। जिनको कम नॉलेज है, अभी नए हैं, ऐसे कर्मचारियों से क्या करवाया जाएगा? वाउचिंग करवाया जाएगा। वाउचिंग जिसको क्या कहते हैं? प्रमाणन, प्रमाणन करवाया जाएगा। तो थोड़ा दोस्तों योग्यता के अनुसार कार्य बांट दिया जाएगा कार्यक्रम के अनुसार। अंकेक्षण कार्य आपस में संबंध स्थापित करता है दोस्तों। अंकेक्षण कार्य संबंध, जैसे वाउचिंग का कार्य समाप्त होगा तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, फिर दोस्तों पीएनएल चेक होगा, फिर तलपट चेक होगा, ना सॉरी चिट्ठा चेक होगा, फिर दोस्तों बैलेंस शीट में जो दिखा रखी है संपत्तियां उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। सबसे पहले प्रमाणन का कार्य प्रारंभ होगा, तभी तो अपन आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पूरी एक एक प्लान के अनुसार एक एक प्रोग्राम का संबंध स्थापित हो जाता है। कार्य सुव्यवस्थित, कोई प्रोग्राम बिना प्रोग्राम बनाए, बिना आप प्लानिंग किए, बिना आप अपनी तैयारी का दिन भर का प्रोग्राम बनाए अगर तैयारी करेंगे तो कार्य सुव्यवस्थित नहीं होगा। और प्रोग्राम बना के कोई कार्य किया जाता है तो दोस्तों सुव्यवस्थित होता है, कार्य छूटेगा नहीं कोई दोस्तों। जैसे ऐसे लिस्ट बन गई प्रत्येक कार्य की, और ये कार्य किस किस व्यक्ति के द्वारा कब किया जाना है, उनका दायित्व निर्धारित कर दिया, तो दोस्तों कोई भी कार्य छूटेगा नहीं। तो अंकेक्षण प्रोग्राम का ये भी एक लाभ है। अंकेक्षक को ऑडिट स्टेज का पता होता है। यहाँ तक अंकेक्षक को पता रहता है कि अपना कितना कार्य हो गया। मान लो ये वाउचिंग का कार्य हो गया, वेरिफिकेशन का हो गया, खाता बहियों की जांच भी हो गई, तलपट की जांच भी हो गई, तो उस सबको पता रहेगा कि अपन ने यहाँ तक का कार्य कर लिया। तो अपनी स्टेज का पता होता है अंकेक्षक को कि अपन ने कितना कार्य समाप्त कर लिया प्रोग्राम के आधार पे। तो अधीनस्थों के उत्तरदायित्व का भी निर्धारण किया जा सकता है कार्य सौंप करके। न्यायालय में अंकेक्षक के लिए अंकेक्षण कार्य हुआ है, इसके लिए प्रमाण का भी कार्य करेगा। अंकेक्षण प्रोग्राम एक तरह से प्रूफ का भी काम करेगा। और इसके कुछ हानियां भी हैं। हानियां क्या है दोस्तों? कर्मचारी को बता दिया आपको वाउचिंग करनी है, किस प्रकार करनी है, एक एक मद को इसमें चेक करना है बस। तो दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा? रचनात्मकता का अभाव हो जाएगा, उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, वो एक एक चीज को बस चेक करता चला जाएगा। गलती नहीं मिल रही तो वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, तो रचनात्मक चिंतन का अभाव हो जाता है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछता है अंकेक्षण कार्यक्रम से क्या हानि है? तो रचनात्मक चिंतन का कर्मचारियों में अभाव हो जाता है, मशीनीकृत हो जाता है। जिसको मान लीजिए दे दिया कि एक एक ट्रांजेक्शन को, एक एक लेन देन को आप बिलों से मिलान कीजिए, तो दोस्तों वो मिलान करता चला जाएगा एक तरह से मशीन की तरह एक एक। तो मशीनीकृत हो जाता है, वो ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाएगा, बस वो देखेगा यहाँ पे राशि ये लिख रखी है, यहाँ पे लिख रखी है बिल में, ये इसका बिल है, ये इसका बिल है, सही है। तो वो मशीनीकृत हो जाएगा, वो ज्यादा सोचने का उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। अंकेक्षण प्रोग्राम का अगर कर्मचारियों को पता लग जाए तो छल कपट किया जा सकता है अंकेक्षक का कि कौन सी मद की किस प्रकार ये जांच करेंगे। ये अगर उसके कर्मचारियों को पहले ही पता लग जाएगा तो दोस्तों वो उन मदों को छुपा देंगे। तो दोस्तों अंकेक्षण प्रोग्राम से हानियां भी हैं कुछ। अब मैं एक बार वापस से समझा रहा हूं, समझा क्या रहा हूं, अपन रिवीजन कर रहे हैं, याद करते हुए चलो एक एक मद को साथ। अंकेक्षण नियोजन तो अपन ने कर लिया था, अब अंकेक्षण कार्यक्रम पे थे। अंकेक्षण कार्यक्रम दोस्तों एक पूरी प्रक्रिया है अंकेक्षण की, लिखित में होता है। अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है, अधीनस्थों को समझाया जाता है। अंकेक्षण कार्यक्रम अनिवार्य तो नहीं होता है, लेकिन अंकेक्षक के लिए आवश्यक होता है। सत्यापित करने वाली मदों की सूची होती है इसमें। अंकेक्षण कार्यक्रम एक रूपरेखा है, सहयोग अपने सहयोगियों का मार्गदर्शन करता है। इसकी विशेषताएं क्या होती है? अंकेक्षक द्वारा तैयार होता है, स्पष्ट सारा विवरण इसमें लिखा हुआ होता है, स्टाफ का दायित्व निर्धारित कर दिया जाता है, ऑडिट प्रक्रिया का समावेश होता है, लोचशील होता है, आवश्यकता अनुसार अंकेक्षण कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ क्या है? योग्यता के अनुसार कार्य सौंपा जा सकता है, कार्यक्रम बनाया है तो। अंकेक्षण कार्य में आपस में संबंध स्थापित हो जाता है, बिल्कुल सही है।
कार्य सुव्यवस्थित हो जाता है, कार्य छूटता नहीं है, कोई भी काम छूटता नहीं है, पूरी लिस्ट चेकलिस्ट बन जाती है। तो अंकेक्षण को स्टेज का पता रहता है हमको, हमने कहाँ तक कौन सी स्टेज तक का कार्य कर लिया है। इस प्रकार से जब होता है तो अधीनस्थों को उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सकता है। और अंकेक्षण कार्य के अंदर न्यायालय के अंदर भी प्रूफ का भी कार्य करता है कि हाँ अंकेक्षण हुआ है। अगर अंकेक्षण प्रोग्राम बनाया गया है तो अंकेक्षण कार्य हुआ है, ये एक तरह से सबूत भी होता है। और हानि क्या है इसकी दोस्तों, कर्मचारी ज्यादा सोचता नहीं है, रचनात्मकता का अभाव आ जाता है उसमें, मशीनीकृत हो जाता है। और अंकेक्षण प्रोग्राम अगर कर्मचारियों को, संस्था के कर्मचारियों को पहले से पता लग गया कि इस प्रकार से चेकिंग करते हैं तो दोस्तों वो कपट और छल को छिपा भी सकते हैं। तो ये हानियां हो गई। तो दोस्तों आज अपन ने देखा क्या अंकेक्षण कार्यक्रम। अब अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दोस्तों 7 पेज हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। आपको क्लास कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों कोई समस्या हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट समझने में, तो वो भी मेरे को बताएं। अब अपन दोस्तों कल अपन पढ़ेंगे अंकेक्षण कार्यकारी प्रपत्र, ऑडिट वर्किंग पेपर्स। अंकेक्षण कार्य के अंतर्गत जो वर्किंग पेपर्स तैयार किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अंकेक्षण कार्यकारी मतलब कि प्रपत्र की जो फाइल होती है, अंकेक्षक की फाइल जो तैयार होती है वो पढ़ेंगे। अंकेक्षण पुस्तिका जिसमें अंकेक्षण कार्य किया जाता है, अंकेक्षण नोटबुक पढ़ेंगे। चेकिंग किस प्रकार की जाएगी, ये सब चीजें आगे अपन देखेंगे एक एक करके। तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पॉइंट समझने में है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों तैयारी अपनी लगातार करते रहें। जहां तक अपन ने पढ़ लिया दोस्तों, आपको सामान्य वित्तीय लेखा नियम और दोस्तों राजस्थान सेवा नियम, उन दोनों को भी आपको लगातार रिवीजन करते रहना है, क्वेश्चंस सोल्व करते रहना है, ताकि आपको उसमें भी आपकी तैयारी स्ट्रांग बनी रहे। और दोस्तों अंकेक्षण अपना चल रहा है, इसको भी अपन कर रहे हैं रोज, तो जल्दी इसको भी समाप्त करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।